हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम तरंग पे। काफ़ी दिनों बाद हम लोग फिर से मिल रहे हैं और इस बार हमारा उद्देश्य होगा यूपी SSC पेट 2022। आप लोग मैथ का सिलेबस उस पर प्रैक्टिस करते रहिए। जीएस का जितना सारा करीब 50 नंबर की जीएस आएगी, तो उस 50 नंबर की जीएस को हम लोग पूरा सिलेबस कवर करेंगे और हिंदी का भी सिलेबस करेंगे। मैथ की क्लासों को हम लोग थोड़ा बाद में देखेंगे। आप लोग अपनी प्रैक्टिस उस पर जारी रखिएगा। तो आज हम लोग ये आप लोग अभी रहने दीजिए। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों को हमने इस पर बना दिया है, जिस कारण आप लोगों का समय बचे। इसी उद्देश्य से अब हम लोग शुरू करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता, जो कि हमारा पहला टॉपिक है। उससे पहले किसी भी सब्जेक्ट को शुरू करने से पहले हम कुछ आधारभूत बातों को समझ लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप लोग पढ़ेंगे इतिहास, तो इतिहास शुरू में इतिहास, अब इसको पढ़ने से पहले 3 चीज़ें हम लोग जान लेते हैं कि सबसे पहली चीज़ एक होता है प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल, और दूसरा होता है आद्य ऐतिहासिक, और एक होता है ऐतिहासिक। इन तीनों में अंतर आप लोगों को मालूम होना चाहिए। प्रागैतिहासिक काल इतिहास का वह समय है जिसमें से साक्ष्य उपलब्ध थे। हमारे पास साक्ष्यों की उपलब्धता है, लेकिन यहाँ पर लिपि कोई नहीं है, लिपि मिली ही नहीं है यहाँ पर कोई। और आद्य ऐतिहासिक काल में क्या है, यहाँ पर साक्ष्य तो हैं, साथ में लिपि भी है, साक्ष्य भी है, लिपि भी है, लेकिन लिपि को पढ़ा नहीं जा सका है। ये चीज़ आप लोग याद कर लीजिएगा और हमेशा ध्यान में रखिएगा। ये इसमें प्रश्न यहीं पर बनता है। और ऐतिहासिक, इतिहास का वह समय खंड होता है जिसमें साक्ष्य भी मिलते हैं और लिपि भी है, और लिपि को हम बाकायदा अच्छी तरह से पढ़ना भी जानते हैं। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हम लोग इस समय के समाज की कल्पना करते हैं। कल्पना क्या, ये सत्यता होती है, इसमें कल्पना होती है। प्रागैतिहासिक काल में अनुमान लगाए जाते हैं, कल्पना कहना सही नहीं होगा, अनुमान लगाए जाते हैं। और आद्य ऐतिहासिक में अनुमान लगाए जाते हैं, लेकिन उन बातों की कितनी सत्यता है इस पर मतभेद रहता है लोगों में। लेकिन ऐतिहासिक जो होता है जिसमें साक्ष्य और लिपि दोनों होती है, तो इसे में किसी प्रकार की शंका की कोई गुंजाइश नहीं रहती है। तो ये 3 चीजें आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा। प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल में हमारा लोगों का जो चैप्टर आता है पाषाण काल, क्योंकि पाषाण काल में इस समय हम लोगों को केवल साक्ष्य ही मिले हैं। पाषाण काल में हम लोग देख लेते हैं, यहाँ से भी ज़्यादा पढ़ना नहीं है, लेकिन सब्जेक्ट हम लोग पढ़ रहे हैं तो बेसिक क्लियर कर लेते हैं, तो इसमें पता रहेगा कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं और सब्जेक्ट में क्या क्या दिया हुआ है। तो पाषाण काल में पूरा पाषाण काल आता है, और उसके बाद मध्य पाषाण काल, और मध्य पाषाण काल के बाद नवपाषाण काल। तो ये चीजें हो गई इतिहास की दृष्टि से देखा जाएगा। बाकी आद्य ऐतिहासिक में हम लोग सिंधु सभ्यता पढ़ेंगे और ऐतिहासिक में फिर वैदिक सभ्यता से लगाकर बाकी इतिहास हम लोग पढ़ेंगे। तो ये 3 चीजें, और ये जो जितनी चीजें हैं इसमें से केवल ये महत्वपूर्ण है, ये हमारे सिलेबस में दिया नहीं गया है। महत्वपूर्ण, लेकिन हमारे सिलेबस में दिया नहीं गया है, इसीलिए हम इसके अंदर नहीं जाएंगे। बस आप लोग समझ लीजिए कि पाषाण काल जैसे दे दिया कि निम्न में से कौन सा ऐतिहासिक में नहीं आता है या प्रागैतिहासिक में नहीं आता है, प्रागैतिहासिक काल का है, तो ये पाषाण काल प्रागैतिहासिक काल से संबंध रखता है। आप लोग इतनी बात समझ गए होंगे। अब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो देख लेते हैं कि जब जियोग्राफिकल कैलेंडर आप लोगों ने सुना होगा कि जब ब्रह्मा पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, तो उस उत्पत्ति के साथ साथ मानव की उत्पत्ति कब हुई, और जो विभिन्न प्रकार की संरचनाएं यानी कि पृथ्वी पर जीवन, ये कैसे आया, किस किस क्रम में आया। तो बस एक छोटा सा हम लोग व्यू देखेंगे, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे। वैसे ये है ज्योग्राफी का पार्ट, लेकिन ज्योग्राफी के लोग हिस्ट्री में बताकर और हिस्ट्री के लोग ज्योग्राफी में बताकर बहुत कम देखने को मिलता है। ये है भी थोड़ा जियोग्राफिकल कैलेंडर है। ये जियोग्राफिकल कैलेंडर देख लीजिए आप। इसमें एक होता है इरा, तो यहीं पर बस इरा बताना चाहेंगे हम आप लोगों को। एक होता है प्री पैलियोजोइक, और एक होता है पैलियोजोइक, और पैलियोजोइक के बाद होता है मेसोजोइक के बाद होता है सीनोजोइक,
सीनोजोइक के बाद होता है नियोजोइक। नियोजोइक, ये विजुअल हो रहा है ना आप लोगों को। तो ये प्री पैलियोजोइक, पैलियोजोइक, मेसोजोइक, सीनोजोइक और नियोजोइक, ये एरा है। एरा, इनको बोला जाता है हिंदी में महाकल्प। अब यहाँ पर जानने वाली बातें ये हैं कि प्री पैलियोजिक जब था तो उसमें केवल कोई जीवन नहीं था, पृथ्वी पर कहीं भी जंतु या मानव के रूप में कहीं कोई जीवन नहीं था। यहाँ पर जैसे ग्रीस और ग्रेनाइट की चट्टानों का निर्माण होना शुरू हुआ था। और इसमें भी आता है प्री कैम्ब्रियन युग और आर्कियन युग। तो यही चीजें प्री पैलियोजोइक के अंतर्गत वो आता है। कभी कभार एक आध प्रश्न देखने को मिलते हैं, क्योंकि ये सिलेबस में नहीं रहता। सिंधु घाटी में भी जोड़ देगा कि ये सिलेबस में, तो इस तरह ये चीजें छोटी छोटी चीजें हैं, जाननी चाहिए हम लोगों को। और यहाँ पर जो मेन है इसका ये सीनोजोइक, यहीं पर प्राइमेट्स का उद्भव होता है। प्राइमेट्स, अब आप पूछेंगे प्राइमेट्स क्या है, तो ये स्तनधारियों का वर्ग है। स्तनधारियों का, यहाँ पर स्तनधारियों का जन्म माना जाता है। किस काल में, तो ये सीनोजोइक काल में। और नियोजोइक यहाँ पर फिर मानव के कंकाल वगैरह आगे मिलने लगते हैं। तो ये आप लोग देखिएगा कि इतिहास में प्री पैलियोजोइक, पैलियोजोइक, मेसोजोइक और सेनोजोइक, और स्तनधारियों के जन्म से ही फिर हम लोग आगे यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता पर सीधे पढ़ेंगे। तो ठीक है, इसको रफ करते हैं पहले। तो इतनी चीजें आप लोग, अब आप लोगों को अगर स्क्रीनशॉट लेना है, इसमें क्या स्क्रीनशॉट, बस ध्यान रखिएगा, आप लोग लिख लीजिएगा। अगर वैसी कोई बात है, नहीं मालूम है चीज़ें, तो लिखना, लिख के याद कर लेना, तो ये चीज़ें याद हो जाएंगी। और इसके बारे में हम आगे कभी पढ़ेंगे जब कोई पेपर होगा। अभी हमारे सिलेबस में ये चीज़ें नहीं दी हुई हैं। सिलेबस में वैसे ये कभी किसी के नहीं देता है, लेकिन एक आध प्रश्न पूछ लेता है इसी तरह का। बहुत ऊपरी स्तर पर प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता। अपने टॉपिक पर आ जाते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता। अब यह सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ पर, इसका सबसे पहले देख लेते हैं कि हम पढ़ेंगे किस क्रम में। तो परिचय पहले देख लेते हैं, इसका परिचय देखते हैं। परिचय में सबसे पहले इसका विस्तार देख लेते हैं कि ये स्थित कहाँ पर थी। तो ये स्थित थी पश्चिमोत्तर भारत में। आप लोग बिल्कुल याद कर लीजिए, एज इट इज पश्चिमोत्तर भारत। पश्चिमोत्तर भारत, और पश्चिमोत्तर भारत का मतलब हो गया कि ये भारत का जैसे नक्शा आप लोग देख रहे हैं, तो पश्चिमोत्तर भारत में उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, तो इस वाले भाग में, ये वाला जो भाग है जम्मू कश्मीर का, पश्चिमी पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और पाकिस्तान वाला, तो ये पश्चिमी भाग हो गया। उत्तरी पश्चिमोत्तर भारत में ये सभ्यता पाई गई है। अब इसका अगर देख लेते हैं, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, तो पूरब से पश्चिम की इसकी लंबाई अगर देखा जाए तो ये होती है 1600 किलोमीटर, और उत्तर से दक्षिण अगर इसकी लंबाई देख ली जाए तो ये होगी 1400 किलोमीटर। ये बात आप लोग याद रखना। और यहाँ पर फिर जो इसकी जलीय सीमा होगी पश्चिम से दक्षिण की तरफ से, ये आप लोग मैप में भी देखेंगे, जो जलीय सीमा होगी वह है 1300 किलोमीटर। 1300 किलोमीटर, क्योंकि ये जो कच्छ की खाड़ी और खंभात की खाड़ी आप लोगों को दिख रही है, तो ये इसमें बनाएगी सीमा, तो ये जलीय सीमा इसकी हो जाएगी। तो ये 1300 किलोमीटर। तीन चीज़ें याद रखने वाली, 1400 किलोमीटर, 1600 किलोमीटर और 1300 किलोमीटर। और सबसे उत्तरतम स्थल इसका हम लोग अभी जान लेते हैं, आगे भी पढ़ेंगे, मांडा है। और दक्षिणतम स्थल की बात करें तो दैमाबाद है। और पूरब में आलमगीरपुर, ये मेरठ में है। और पश्चिम में सुतकांगेडोर है। सुतकांगेडोर, आप लोगों को आवाज़ आ रही होगी और देखने की भी कोशिश करिएगा। तो ये हमने क्या बताया, उत्तरतम स्थल मांडा, दक्षिणतम स्थल दैमाबाद, पूर्वी स्थल आलमगीरपुर मेरठ में है उत्तर प्रदेश में, और पश्चिमी स्थल सुतकांगेडोर ये पाकिस्तान में पड़ता है आप लोगों का। अभी इनकी स्थितियां हम आप लोगों को दिखाएंगे और बताएंगे। तो विस्तार में पश्चिमोत्तर भारत में अभी बताया गया है, पश्चिमोत्तर भारत में। अब इसको देख लेते हैं, जैसे देखिए ऐसा हल्का सा बना के
व्यू आप लोगों को दिखाई देते हैं। तो बस ऐसे आप लोग देखिए कि यहाँ पर उत्तरतम स्थल मांडा, दक्षिणतम स्थल आपका है ये दैमाबाद, और यहाँ पर पाकिस्तान में जो है आपका सुदकांगेडोर। तो इनको जब ऐसे मिलाएंगे तो ये एक त्रिकोणीय संरचना होगी, और इसी पर यह सभ्यता विकसित हुई थी। सिंधु घाटी की सभ्यता यहीं से विकसित हुई थी। तो परिचय में अब ये इसको देखेंगे तो ये त्रिकोणीय 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 या आ जाए त्रिभुजाकार। अब सीधा सीधा यहीं से पूछ लेता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में किस प्रकार की आकृति का निर्माण करती थी, जो त्रिकोणीय आए या त्रिभुजाकार आए। स्थल आप लोगों को मालूम है। अभी इन स्थलों के बारे में और हम लोग जानकारी पता करेंगे। ये मांडा है, ये चिनाब नदी के तट पर स्थित था, और दैमाबाद प्रवरा नदी के तट पर स्थित था, और पूरब में जो आलमगीरपुर है ये हिंडन नदी के तट पर स्थित था, और पश्चिम में ये सुदकांगेडोर नदी दास्क नदी तक ये फैला हुआ था। तो इतनी चीजें आप लोग याद कर लीजिएगा। अब यहाँ पर इसको देख लेते हैं विस्तार के बाद। अब यहाँ पर जैसे आता है रफ करके बताते हैं आप लोगों को, क्योंकि उधर हमने मैप बना दिया है तो इस तरफ जगह की कमी पड़ रही है। ये चीजें हो गई, ये याद कर लेना। मुख्य मुख्य बातें ही बता रहे हैं जो आप लोगों को याद होनी चाहिए। अब इसी को सिंधु घाटी सभ्यता को ही हम लोग जानते हैं हड़प्पा सभ्यता के नाम से। हड़प्पा सभ्यता, इसी को नाम जानते हैं सरस्वती सभ्यता। सरस्वती सभ्यता, और फिर यही जानी जाती है हमारी कांस्य युगीन सभ्यता। कांस्य युगीन सभ्यता, और यही जानी जाती है नगरीय क्रांति। नगरीय सभ्यता के रूप में जानी जाती है। नगरीय सभ्यता के रूप में जानी जाती है। अब हड़प्पा सभ्यता, इसका नाम कैसे पड़ा? हड़प्पा सभ्यता ये प्रारूप स्थल है। प्रारूप स्थल, और प्रारूप स्थल का मतलब आप लोग समझते होंगे कि ये जब 1900 सर्वप्रथम जो इस पर टीले की तरफ ध्यान गया था तो वह 1826 में चार्ल्स मैनसन का गया था। चार्ल्स मैनसन इसका ध्यान इस तरफ गया था, इस टीले की ओर। इसने लोगों का ध्यान आकर्षित किया था, यह एक पर्यटक था। 1826 के बाद जब दूसरी बार इस टीले से मानव लोगों का तो ये सामना हुआ तो 1853 से 56 के बीच। इस समय क्या था कि कराची से लाहौर, कराची टू लाहौर, कराची से लाहौर के बीच में ट्रेन निर्माण का कार्य जारी था। ट्रेन निर्माण, रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। तो उसी में से, इसी टीले में से कुछ ईंटें निकालकर काफ़ी मात्रा में लगाई गई थी। तभी से एक सभ्यता के लिए यहाँ पर खोज शुरू हुई कि इतनी मात्रा में, अधिक मात्रा में इतनी ईंटें कहाँ से आ रही हैं। और उसके बाद 1921 में, क्योंकि इस समय, उस समय खुदाई नहीं हुई, क्योंकि जो चार्ल्स, ये 1853 से 56 के बीच डलहौजी का काल था, तो वह पूरे देश में ये रेलवे लाइन बिछाने का काम बहुत जोरों से चल रहा था। तो ये काम की वजह से इस पर ध्यान नहीं दिया गया। और 1921 में फिर दयाराम साहनी, ये नाम आप लोग याद रखना, आगे भी इस पर चर्चा करेंगे। दयाराम साहनी के नेतृत्व में हड़प्पा टीले की खोज हुई। और 1921 में दयाराम साहनी ये कौन थे? खुदाई करता थे। खुदाई करता, अगर पूछ ले कि निर्देशक कौन थे तो ये थे जॉन मार्शल। जॉन मार्शल जो है ये निर्देशक थे। ये इसी तरह पूछे जाते हैं प्रश्न, निर्देशक थे। और अगर सहायक पूछे तो माधव स्वरूप वत्स, माधव स्वरूप वत्स ये थे आपके सहायक। और तभी से इसका नाम, प्रारूप स्थल होने के कारण इसका नाम पड़ा था हड़प्पा सभ्यता। और यहाँ पर कुछ जानने वाली बातें हैं। ये तो आप लोगों को पता होगा कि 1853 से 56 के बीच भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो यह था लॉर्ड डलहौजी। सीधा सा आप लोग लिख लीजिएगा डलहौजी। इसी तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे वन लाइनर में।
दयाराम साहनी, जॉन मार्शल, ये भी याद कर लेना। ये उस समय कौन थे? ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अध्यक्ष थे जॉन मार्शल साहब। माधव स्वरूप वत्स इन्होंने सहायक थे इसका। तो ये हड़प्पा नाम इसका क्यों पड़ा कि सबसे पहले जो इस सभ्यता का पता चला था वह हड़प्पा में ही पता चला था। ये 1, 2, 3 डेटे आप लोग अभी तक याद रखिएगा। अब सरस्वती सभ्यता का मतलब सीधा सा क्या होता है? इसका नाम ऐसे पड़ा कि सरस्वती सभ्यता जो आगे चलकर इसमें खुदाई हुई तो इसके अधिकांश स्थल जो थे वह सरस्वती नदी के आसपास विकसित हुए थे, तो ये इसको कहा गया सरस्वती सभ्यता। और कांस्य युगीन सभ्यता की बात करें तो तांबे में तांबा प्लस टिन को मिलाकर कांसा बनाया गया था और इस सभ्यता में इसका प्रयोग हुआ था, तो इसको कहा गया कांस्य युगीन सभ्यता। और नगरीय व्यवस्था की बात करें तो नगरीय व्यवस्था में कि यहाँ की जितनी भी आगे चलकर हम लोग पढ़ेंगे कि सिंधु घाटी की जब नगर व्यवस्था देखेंगे तो एक बहुत ही बेहतरीन प्रकार की उस समय नगरीय व्यवस्था थी। बढ़िया सी जल व्यवस्था थी बहुत बेहतरीन, और उसके बाद यहाँ पर साफ सफाई की व्यवस्था थी, रिजर्वायर वगैरह नालियों की बेहतरीन व्यवस्था। तो इससे कहा गया कि जिस तरह के नगरों में सभ्यताएं होती हैं, साफ सफाई की व्यवस्था होती है, उसी तरह इसको नगरीय सभ्यता कहा गया। उसी तरह की साफ सफाई पाई गई तो उस नाम से इसको नगरीय सभ्यता कहा जाता है। नगर नियोजन में हम इसकी बात पर अच्छी तरह इसको देखेंगे कि जैसे कि सड़कें होती थी, राजपथ होता था, 2 सड़कें आपस में काटती थी एक दूसरे को, और जितने भी नगर होते थे ये एक सुव्यवस्थित ढंग से बने होते थे। घर होते थे जितने वो सुव्यवस्थित ढंग से बने होते थे, प्रत्येक घरों में कुएं वगैरह पाए गए। तो इस तरह सारी चीजों को देखकर इतिहासकारों ने इसे एक नगरीय सभ्यता बताया। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो छूट गई हम लोगों से कि यह कांस्य युगीन सभ्यता थी, बताया है, यहाँ पर बताया है। लेकिन इसके साथ जो अन्य सभ्यताएं थी वो थी चीन की सभ्यता, चीन सभ्यता, और एक थी मेसोपोटामिया में सुमेरियन सभ्यता या मेसोपोटामिया सभ्यता, सुमेरियन सभ्यता या मेसोपोटामिया कह लीजिए आप लोग। और एक थी नील नदी में मिस्र की सभ्यता, ये नील नदी के सहारे विकसित हुई थी। तो ये समकालीन सभ्यताएं थी और इनमें से सुमेरियन सभ्यता और मिस्र की सभ्यता से सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्र काफी ज्यादा बड़ा एवं विस्तृत था। तो ये परिचय ठीक है, इतना सारा परिचय देख लेते हैं। इसमें काफी चीजें याद करने वाली होंगी, आप लोग याद करिएगा इन चीजों को। और अब हम लोग देखते हैं आगे। इसमें इसका कालखंड देख लेते हैं क्रम जरा। और उत्पत्ति में कुछ विद्वानों में मतभेद है तो वो हम लोग लास्ट में देख लेंगे, नहीं तो अभी बाद में देख लेंगे। अभी जो सबसे जरूरी चीज हो जाएगी, परिचय आप लोगों ने देख लिया, कहाँ पर अवस्थित है, कितने किलोमीटर में फैली हुई है। और अगर इसका पूरा क्षेत्र पूछा जाए कि हड़प्पा सभ्यता कुल कितने क्षेत्र में फैली हुई है, तो ये फैली हुई है 12,99,600 वर्ग किलोमीटर में ये फैली हुई है। और इसका जो वर्तमान क्षेत्रफल होता है वो करीब 20 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में, वर्ग किलोमीटर में 20 लाख वर्ग किलोमीटर में ये फैली हुई है। लेकिन पेपरों में अधिकतर ये वाला पूछा जाता है, तो आप लोग 12,99,600 वर्ग किलोमीटर याद रख लीजिएगा। ठीक है, अब उत्पत्ति के बारे में हम लोग इसको देख लेते हैं। उत्पत्ति क्या कालक्रम देखते हैं। उत्पत्ति वो डिस्क्रिप्टिव पेपर में काफी कुछ हो जाएगा, इसीलिए उत्पत्ति हम लोग इसकी नहीं, कालक्रम देखते हैं। कालखंड यानी कि समय पीरियड। तो समय पीरियड सबसे पहले एक वो आते हैं इतिहासकार महोदय फादर एच हेरास। इन्होंने बताया है कि ये 6000 BC के करीब पाई गई थी। और जो उस समय जॉन मार्शल थे भारतीय पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष, तो उनके द्वारा बताई गई है ये जॉन मार्शल के द्वारा बताई गई है ये 3250 से 2350 तक, 2750 तक बताई गई है। 3250 से 2750 तक ये बताई गई है। और जो हम लोग देख लेते हैं रेडियो कार्बन विधि के द्वारा, रेडियो कार्बन विधि के द्वारा ये जो डेट थी ये हम लोगों को बताई गई है
2350 से 1750। तो सबसे महत्वपूर्ण यही हो जाती है। रेडियो वैज्ञानिक युग है तो उसमें इस तरह की चीज़ें आती हैं कि रेडियो कार्बन विधि के द्वारा इसकी डेट 2350 से 1750 बताई है। और भी कई सारे विद्वान हैं जिन्होंने 2500 ईसा पूर्व से बताई है। तो लगभग जब कभी डेट आती है तो यही आप लोगों को मिलेगा वहाँ पर ऑप्शन में। और हालांकि ज़्यादा विवादित चीज़ें होने के कारण ये चीज़ें अक्सर नहीं पूछी जाती हैं, लेकिन आप लोग रेडियो कार्बन विधि के द्वारा जो चीज़ें हुई हैं इनको पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा। अब इसकी उत्पत्ति में मत देख लेते हैं, उत्पत्ति का मत भी देख लेते हैं। उत्पत्ति में दोस्तों इसमें क्या है कि कुछ विद्वानों ने कहा है कि ये विदेशों से आकर यहाँ थे, यानी कि विदेश का मतलब क्या हो गया कि ये मिस्र की सभ्यता या इराक की सभ्यताओं के लोग यहाँ पर आए थे और वहीं पर बस गए थे और उन्होंने यहीं पर इस तरह का जीवन विकसित किया था। और ये जो 6000 BC आप लोग देख रहे होंगे तो ये 6000 BC कोई इस तरह का नहीं हो जाता है कि वैज्ञानिकों ने, जो इतिहासकार फादर एच हेरास हैं, उनका मानना था कि ये कोई भी सभ्यता अगर हम उसकी आज खोज करते हैं अगर 2350 ईस्वी में, तो वह नगरीय सभ्यता है और कोई भी सभ्यता एकाएक नगरीय चरण में नहीं पहुंच जाती है। कुछ साल, काफी साल लगते हैं उनको नगरीकरण की अवस्था में पहुंचने में। तो इसी थ्योरी को लेकर कुछ विद्वान अपने अपने हिसाब से ये चीजें बताते हैं। तो अब उत्पत्ति को लेकर हम लोग देख लेते हैं। वो डेट, जो 3 डेटें आप लोगों को बताई वो याद रखिएगा, और बाकी चीजें हम जो अन्य विद्वानों द्वारा होंगी तो ये प्रश्नोत्तरी की सीरीज में एक बस आप लोगों को आइडिया लगने के लिए हम प्रश्नोत्तरी में कर लेंगे और वहां पर व्याख्यान में इस चीजों को देख लेंगे। यहाँ पर ज्यादा प्रकार की डेटे और ज्यादा प्रकार के वैज्ञानिक या इतिहासकारों का नाम लेकर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो अब उत्पत्ति में देख लेते हैं हम लोग। उत्पत्ति में 2 चीजें आप लोग याद रखिए, एक था विदेशी मत और एक था देसी मत। सीधी सी बात ये थी विदेशी मत में कि जब इसकी खोज हुई 1921 में, अंग्रेजों का समय था, तो जो यूरोपीय जितने भी लेखक थे, इतिहासकार थे, वो इस बात को पचा नहीं पा रहे थे कि भारत जैसे देश में इतनी पुरानी व्यवस्था और इतनी सभ्य व्यवस्था विकसित थी। ये संस्कृति, इनका कहना था अंग्रेजों का कि हम लोग भारत में सभ्यता और संस्कृति सिखाने आए थे। इस तरह की बातों को अगर ये मान लें कि भारत जैसी व्यवस्थाओं में इस तरह की चीजें, सभ्यता विकसित थी, तो ये किस बात पर जोर देंगे। तो इसीलिए इन्होंने सिरे से नकार दिया कि ये लोग कहीं बाहर से आए थे, भारत ने खुद ऐसी सभ्यता डेवलप नहीं की, ये इनका मानना था। और कुछ हमारे इतिहासकार हुए हैं जिनमें से डीपी अग्रवाल एवं अमलानंद घोष। एक थे डीपी अग्रवाल और दूसरे थे अमलानंद घोष। बस 2 चीजें। ये देसी मत थे, इनका मानना था कि ये यहीं के निवासी थे और यहीं पर थे, ये कहीं से बाहर से नहीं आए थे। और विदेशी मत में कुछ देख लेते हैं, जैसे थे जॉन मार्शल, ये खुद अंग्रेज थे। जॉन मार्शल, डीडी कौसाम्बी, एचडी संकालिया, लियोनार्ड बुली। तो ये चीजें आप लोग ध्यान रखिएगा। बाकी डिस्क्रिप्टिव पेपर नहीं है कि हम लोगों से कारण वजह पूछे, फिर कभी पढ़ेंगे जब जरूरत होगी इन चीजों की। तो यहाँ पर देखने वाली ये बात है कि जैसे पूछ लिया कि निम्न विदेशी मतों में कौन से इतिहासकार थे जिनका मत था कि हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता विदेशों की देन है, या फिर सुमेरियन सभ्यता या मिस्र सभ्यता की देन है। तो 2-3 ऑप्शन यहाँ से ले लिए, एक यहाँ से ले लिया। तो ये आप लोग याद करिएगा, और ये एक बार पूछा जा चुका है, इसी क्रम में हम लोगों ने इसको रख लिया है। बाकी और बहुत सारे वैज्ञानिक हैं, बहुत सारे इतिहासकार हैं जिन्होंने अलग अलग तरीके से इन चीज़ों को बताया है। तो ये उत्पत्ति का मत हो गया, बस यहाँ से उत्पत्ति समाप्त होती है। बस इतना ही हम लोगों को उत्पत्ति में पढ़ना है। और बाकी जो बगल में मैप बना है 95% प्रश्न वहीं से पूछा जाएगा। बाकी ये तो सब जानने वाली बातें हैं कि हाँ, बाकी हम लोगों का कॉन्फिडेंस रहे, हम लोगों ने पढ़ा है। अगर वहाँ से कुछ ना पूछकर कोई 1-2 लाइन का प्रश्न बन गया तो हम लोग उसको भी करने में सक्षम हो, इसीलिए ये परिचय वगैरह हम लोग देख रहे हैं। बाकी जो प्रश्न बनना होगा वो यहीं से 95% उम्मीद है कि
इन स्थानों के बारे में हम लोग अभी देखेंगे स्थिति, और उसके बाद इनके बारे में 2-2, 4-4 लाइनें हम लोग पढ़ेंगे। तो अब सभ्यता के बाद हम लोगों ने देख लिया। अब यहाँ पर देखते हैं कि अब स्थलों पर आते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में कुछ नगर हैं जिनको स्थल हैं जिनको नगरों की संज्ञा दी गई है। कुछ स्थल हैं जिनको नगरों की संज्ञा दी गई है, और उन स्थलों में हम लोग देख लेते हैं जैसे हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, लोथल है, उसके बाद धौलावीरा है, और चहुंदड़ो है, और यहाँ पर है बनावली जिसको बोला जाता है बनावली। तो कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, धौलावीरा, चहुंदड़ो, बनवाली। एक और दोस्तों है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, बनवाली और कालीबंगा। दोस्तों हाँ, छूट रहा था, यहाँ पर एक कालीबंगा है। ये राजस्थान में है। तो ये 7 नगर हैं। इनके 7 स्थलों को नगरों की संख्या दी गई है। 95% वहां से प्रश्न पूछने की उम्मीद है, तो 99% उसमें भी से 99% यही से प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, धौलावीरा, चहुंदड़ो, बनावाली, कालीबंगा, क्योंकि यहाँ से सर्वाधिक साक्ष्य उपलब्ध हुए हैं। और जितनी भी इस सभ्यता को जो आश्चर्यचकित कर देने वाली चीजें थी, वस्तुएं थी, वो इन्हीं 7 स्थलों से प्राप्त हुई हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, उसके बाद काफ़ी सारा मुझे रफ करना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिए कि ये भारत का नक्शा आप लोग पूरी तरह से देख रहे हैं। ऊपर वाला स्थल ये हो जाएगा जम्मू कश्मीर, ये इधर आ जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश, ये हो जाएगा पंजाब, और ये हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, और इसको बोलते हैं खंभात की खाड़ी, और जस्ट इसके ऊपर ये कच्छ की खाड़ी, और ये दोनों चीज़ें आप लोगों को गुजरात में मिलेंगी। ठीक है, इतनी चीज़ें आप लोग ध्यान में रखिएगा। और जैसे ही हम लोग ये पंजाब क्रॉस करते हैं तो ये पाकिस्तान का पंजाब प्रांत हो जाएगा, क्योंकि उस समय पाकिस्तान तो बहुत बाद में बना है। तो ये चीज़ें आप लोग देखिएगा कि पंजाब में पंजाब प्रांत, एक पंजाब पाकिस्तान के भी पास है, तो ये पंजाब में अपना में पंजाब का यूज कर रहे हैं, और पाकिस्तान का जो होगा वहाँ पंजाब प्रांत, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में। तो जो हड़प्पा सर्वप्रथम प्रारूप स्थल था, तो ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में पाया गया था, इसका उत्खनन हुआ था। और ये जो पाकिस्तान का सिंध प्रांत था, यहाँ पर मोहनजोदड़ो, कोटदीजी, चहुंदड़ो, आमरी, ये स्थल पाए गए थे। और जो इसका सबसे उत्तरतम स्थल है मांडा, पहले भी हम लोग देख चुके हैं, उत्तरतम स्थल है मांडा, ये जम्मू कश्मीर में पाया गया था, चिनाब नदी के किनारे। और पंजाब में जो अपना पंजाब है, तो रोपड़, संगोल, डेर माजरा, ये 3 स्थल याद रखिएगा आप लोग। और भी कई सारे हैं, लेकिन हमने कुछ इंपॉर्टेंट स्थल इसमें लिखे हुए हैं। और हरियाणा में देखते हैं दोस्तों, राखीगढ़ी, बनावली, कुनाल, सिलवल, ये हरियाणा में। ऐसे एज इट इज इनको याद करना है आप लोगों को, चाहे मैप से देख के याद करिए या फिर ऐसे रट्टा मारिए, वो आप लोगों की जिम्मेदारी है कि हम लोग कैसे इसको याद कर सकते हैं। कोई एक प्रश्न दे दिया बनावली कहाँ का है, सीधे उत्तर सीधे आएगा 1 नंबर का हरियाणा में। कुनाल पूछ लिया, हमको नहीं मालूम, 1 नंबर गया हमारा। तो इसी तरह और यही पूछे जाते हैं लगभग, क्योंकि इतने सारे पेपर हो चुके हैं। ये टॉपिक बहुत सीमित, इतिहास में दोस्तों एक यही सबसे ज्यादा प्लस पॉइंट रहता है कि कोई एक टॉपिक है और उसमें ऑब्जेक्टिव तरह के अगर प्रश्न देखे जाएं तो किस प्रकार के बन सकते हैं। एक 1 लाइनर प्रश्न बनाने बहुत ज्यादा 2 लाइन का होना है, तो इसी तरह के प्रश्न अक्सर बनते रहते हैं। तो आप लोग इन स्थानों को जो इतने हमने ब्लैक बोर्ड पर लिखे हैं, कम से कम ये तो आप लोगों को याद होने चाहिए। अब इसी तरह देखते हैं कि राजस्थान में कालीबंगन, इनके बारे में अभी हम और जानेंगे। और ये जो आलमगीरपुर अभी हमने बताया था, आलमगीरपुर ये सबसे पूर्वी स्थल है। ये चीज भी आप लोगों को याद करना होगा, पहले भी बता चुके हैं परिचय में हम लोग कि उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, इनमें से कहां पर कौन कौन से स्थल हैं। सबसे पश्चिमी स्थल पूछ ले तो सुतकांगेडोर डास नदी पर। सबसे दक्षिणतम स्थल तो ये दैमाबाद, देखो महाराष्ट्र में है, प्रवरा नदी के तट पर ये स्थित है। तो इसी तरह चीजें आप लोगों को याद होनी चाहिए। और उत्तर प्रदेश में खासकर हम लोग पढ़ रहे हैं, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में, उत्तर प्रदेश की परीक्षाओं की तैयारी के लिए, तो उत्तर प्रदेश में 2 स्थल इसके पाए गए हैं।
एक है सहारनपुर में और दूसरा है आलमगीरपुर मेरठ में। सहारनपुर में 2 स्थल थे, एक बड़ा गांव था, दूसरा हुलास था, और आलमगीर ये मेरठ ये सबसे पूर्वी स्थल है। तो इधर हमारा लोगों का जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश हो गया। राजस्थान में कालीबंगा स्थान था, पंजाब प्रांत में हड़प्पा मिला था, और अफगानिस्तान में मात्र 2 स्थल थे इसके। अब यहां से अगर देख ले इसके स्थलों की संख्या देख ले तो ये देखें जैसे कि भारत, अफगानिस्तान और यहां पर होगा पाकिस्तान। तो यहां पर अफगानिस्तान में केवल 2 स्थल हैं। प्रश्न यहां से बनने की संभावना हो सकती है कि अफगानिस्तान में 2 स्थल हैं, पाकिस्तान में 400 या 450 के करीब हैं, बाकी भारत में स्थित है। और यहाँ पर देख लिया आप लोगों ने कि सिंध प्रांत में मोहनजोदड़ो, कोटदीजी, चहुदड़ो, आमली। और ये देखिए गुजरात की कच्छ की खाड़ी है, कच्छ की खाड़ी में सुरकोतड़ा, धौलावीरा, देसलपुर। और सुरकोतड़ा और धौलावीरा के विषय में हम लोग अभी पढ़ेंगे। जो जितने सारे लिखे हैं इनमें सारे देखेंगे कि इनकी कौन कौन सी बातें थी जो यहाँ पर मिली थी और इस सभ्यता से संबंधित थी। खंभात की खाड़ी में लोथल, रंगपुर, भगताराव, शिकारपुर और भी कई सारे स्थल हैं, लेकिन वो लिखे नहीं गए हैं। ये आप लोग इतना याद करिएगा, और बाकी जो कुछ बचेगा हम लोग प्रश्नोत्तरी में उसको जब प्रैक्टिस करेंगे इस सब्जेक्ट पर, इस पर टॉपिक पर, तो काफ़ी चीज़ें हम लोग वहाँ पर इस तरह की फैक्ट से रिलेटेड देख लेंगे। लेकिन जो ये अभी लिखी हुई हैं इनको याद करिएगा। अब पूछ लिया कि सुर्दगोई कहाँ का स्थल है, तो ये अफगानिस्तान का स्थल है। मुंडी गार्क अफगानिस्तान में केवल 2 हैं, मुंडी गार्क और सुर्दगोई। तो ये चीज़ें आप लोग कायदे से इसको देखिए और स्क्रीनशॉट चाहे ले लीजिए, इसका अपनी कॉपी पर बना लीजिएगा और अच्छे से इसको लिखिएगा। अब हम पूरा वो बोर्ड इसको साफ करते हैं। तो अब हम लोग सीधे पढ़ेंगे हड़प्पा पर। हड़प्पा, अब इन स्थलों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियाँ लेंगे। जो 99% मैं बता रहा था तो वो अब यहाँ से देखिएगा। हड़प्पा जो ये था, ये स्थल ये कहाँ था, हम लोगों ने अभी देखा था पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में। पंजाब प्रांत में था ये, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में। और ये रावी नदी कौन सी थी, रावी नदी के बाएं तट पर था, बाएं तट पर ये पाया गया था। आप लोग इसको लिख लीजिएगा। और यहाँ पर आगे हम लोग देख लेते हैं इसको। इसमें हम लोग बताया था अभी लोगों को कि 1921 में इसकी खोज किसके द्वारा हुई थी, दयाराम साहनी और जॉन मार्शल, आप लोगों को पता होगा, और माधव स्वरूपवत इसके सहायक थे। अब इसको जब खोजा गया तो इसमें 2 संरचनाएं मिली, इसका उत्खनन हुआ तो 2 संरचनाएं। एक इधर था पश्चिमी टीला, पश्चिमी टीला, और इधर था पूर्वी टीला, पूर्वी टीला, पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला। अब ये पश्चिमी टीला पूर्वी टीला क्या है, बेशक इसमें ये था कि ये जो नगर थे ये 2 संरचनाओं में बटे होते थे, पूर्वी टीला और पश्चिमी टीला में। और पश्चिमी टीला में एक बाउंड्री थी, 4 दीवारी या परकोटा इसको बोलते हैं, जिसके द्वारा ये घिरी हुई थी, जिसके कारण यहाँ पर इतिहासकारों ने अनुमान लगाया कि ये कि सुरक्षा की दृष्टि से यह जो 4 दीवारी थी या इस पश्चिमी टीले के पास किनारे किनारे बनाई गई होगी। अब पश्चिमी टीले में क्या होता था कि इसमें प्रशासन या पुरोहित और पुरोहित वर्ग रहता होगा। सीधी सी बात है कि ये सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण थी, तो प्रशासन या पुरोहित वर्ग इसमें रहता था। और जो पूर्वी टीला था तो इसमें कहीं कहीं पर 4 दीवारी पाई गई है कुछ स्थलों पर, और कुछ स्थलों पर इसमें कोई 4 दीवारी नहीं पाई गई थी। तो सीधा सीधा यहाँ पर देख लेते हैं, तो यहाँ पर आम जनता रहती थी, आम जनता रहती थी, जिसमें श्रमिक हो गए, मजदूर वगैरह, मजदूर हो गए, सैनिक हो गए, व्यापारी वर्ग हो गया,
तो ये सब कहाँ निवास करते थे? ये पूर्वी टीला में निवास करते थे। यहाँ पर नगर की अधिकांश जनता, आप लोग ये देख लीजिएगा, अधिकांश जनता, अधिकांश जनता। और आप लोगों को ये अच्छी तरह से मालूम होगा, कोई किसी भी समाज में देखा जाए, अगर किसी भी समाज में, तो जो शक्तिशाली वर्ग होता है वो बहुत कम होता है। तो शक्तिशाली वर्ग ये आपका रहता था यहाँ पर पश्चिमी टीला में। जब इसकी खोज हुई तो एक मिला था, इसमें एक संरचना पाई गई थी इस प्रकार की, ये इस प्रकार की संरचना इसमें पाई गई थी। इसको नाम दिया गया था एफ टीला। एफ टीला, एफ टीला में दोस्तों क्या था? टीला, इसमें एफ टीला पाया गया था। और यहाँ पर ये बनी थी, ऐसे देखिएगा, ये देखिए एक ऐसी संरचना बनी हुई थी आयताकार, उसमें से कुछ इधर इधर ऐसे ऐसे विजिबल हो रहा होगा। इस तरह की अनाज की कोठरियां मिली हैं, अनाज की कोठरियां मिली हैं। और ये 6 की संख्या में थी, 6 इधर 6 इधर, तो 12 कक्षों वाली, 12 कक्षों वाली अनाज की कोठरियां कहाँ से मिली हैं? अन्नागार की बात करें या अनाज की कोठरियों की बात करें तो ये हड़प्पा से मिली है। और जो अभी हम लोग पढ़ेंगे आगे चल के कि मोहनजोदड़ो में विशाल अन्नागार मिलता है, तो वो अन्नागार जो मिलता है वो मिलता है मोहनजोदड़ो में। लेकिन यहाँ पर ये अन्नागार अनाज की कोठरियाँ, एक से देख लीजिए आपको, अनाज की कोठरियाँ, कोठरियाँ। और अगर इस प्रकार भी पूछ ले कि 12 कक्षों वाला अन्नागार कहाँ है? 12 कक्षों वाला अन्नागार, इस तरह से भी लैंग्वेज घुमा के दे देता है, 12 कक्षों वाला अन्नागार। तो ये आप लोग टिक करेंगे, मोहनजोदड़ो में ना टिक करके हड़प्पा में टिक करेंगे, 12 कक्षों वाला अन्नागार। तो इसी तरह इसका आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग आगे देखते हैं। और यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ये एक यहाँ पर मिली हुई है कांसे की जो होती है मूर्ति। देखिए दोस्तों, कांसे की मूर्ति नहीं, यहाँ पर मूर्ति नहीं, मूर्ति मोहनजोदड़ो में मिलेगी। यहाँ पर तांबे की इक्का गाड़ी, तांबे की इक्का गाड़ी मिलेगी, तांबे की इक्का गाड़ी। ये एक इंपॉर्टेंट हो जाता है, तांबे की इक्का गाड़ी। अब यहाँ पर इधर भी हम लोग कुछ देख लेंगे कि प्रशासन और पुरोहित वर्ग के साथ साथ यहाँ पर और कौन सी मुख्य विशेषताएं पाई गई थी। तो सीधी सी बात है, 4 दीवारियों से घिरा हुआ था, तब परकोटे से घिरा हुआ था। और यहाँ पर एक कब्र पाई गई थी, तो R17, R37 ये कब्र पाई गई थी, इसका नाम दिया गया था। कई बार पूछ लेता है कि R37 ये कब्र, इसका संबंध किस हड़प्पा कालीन स्थल से है? तो ये हड़प्पा से है। कई नाम दिए होंगे, जैसे लोथल, मोहनजोदड़ो, धौलावीरा, हड़प्पा, तो ये AB व्हीलर ने इसको नाम दिया था, AB टीला व्हीलर ने इसको नाम दिया था। तो आप लोग ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा। तो अब इतनी चीज़ें, इसमें इतनी ही चीज़ें रखते हैं। आगे हम लोग फिर देखेंगे इस पर, मोहनजोदड़ो पर टॉपिक हम जो अगला करेंगे मोहनजोदड़ो। तो चलिए देखते हैं, इतनी चीज़ें आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पर इंपॉर्टेंट बस केवल यही है, 12 कक्षों वाला अन्नागार दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में इसकी खोज की गई थी। 2 चीज़ें, और स्थित कहाँ है? रावी नदी के तट पर स्थित है। आप लोगों का इससे काम चल जाएगा इसमें। अगला हमारा जो स्थल होता है, 7 नगरों की संख्या जिनमें मिली थी, तो वो था मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो, इसकी खोज कब हुई थी? इसकी खोज हुई थी 1922 में। किसके द्वारा? राखलदास बनर्जी, राखलदास बनर्जी, राखलदास बनर्जी के द्वारा इनकी खोज 1922 में इसकी हुई थी। मोहनजोदड़ो, इसका अर्थ होता है मृतकों का टीला, मृतकों का टीला, मृतकों का टीला। और इसी को कहा जाता है सिंधु का बाग, सिंधु का बाग। और इसी को कहा जाता है, सिंधु का बाग हो गया, मृतकों का टीला हो गया, प्रेतों का टीला हो गया,
प्रेतों का टीला और मुर्दों का नगर, मुर्दों का नगर भी इसी को कहा जाता है। अब आगे देख लेते हैं हम लोग कि ये स्थित कहाँ पर था, इसका स्थान जो है वह कहाँ पर था। तो यह स्थित था पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, लड़काना जिले में। पाकिस्तान का प्रांत था, ये आप लोग पहले भी देख चुके थे। पाकिस्तान का सिंध प्रांत, नदी कौन सी थी? सिंधु नदी थी, सिंधु नदी। अभी इसका चार्ट हम लोग बनवा देंगे कि कौन सी नदी के किनारे कौन सा स्थल पाया गया था। तो सिंधु नदी। और सर्वाधिक जनसंख्या अगर सभ्यताकालीन स्थल में, सिंधु सभ्यता स्थल में पूछे तो एक चीज और याद रखना है यहाँ पर कि सर्वाधिक जनसंख्या जो थी, सर्वाधिक जनसंख्या मोहनजोदड़ो में पाई गई थी। और किस प्रकार की थी? तो भूमध्य सागरी प्रजाति की, भूमध्य सागरी प्रजाति की थी। तो इनमें से कौन कौन से टॉपिक हो गए कि मृतकों का टीला, सिंधु का बाग, प्रेतों का टीला, मुर्दों का नगर, और ये राखल दास बनर्जी के द्वारा 1922 में इसकी खोज हुई थी। और सर्वाधिक जनसंख्या भूमध्य सागरीय जनसंख्या थी। यहाँ पर कुछ इसकी संरचना पाई गई है, वो हम लोग देख लेंगे। और इसका जो नगर था, जैसे ये जैसे नगर संरचना बना रहे हैं हम लोग, देखते हैं इसको। हाँ तो दोस्तों, हम लोग मोहनजोदड़ो एक बार फिर से रिवीजन इसका कर लेते हैं। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के तट पर था। 1922 में राखल दास बनर्जी द्वारा इसकी खोज की गई थी। सर्वाधिक जनसंख्या जो यहाँ पर पाई गई है 30 से 40 हजार के करीब थी, वो 30 से 40 हजार के करीब थी। और यहाँ पर भूमध्य सागरीय प्रजाति की ये जनसंख्या थी। और कपास का ज्ञान था, क्योंकि सूती कपड़े में लपेटा हुआ चाकू, सूती कपड़े में लपेटा हुआ चाकू, सूती कपड़े में लपेटा हुआ चाकू प्राप्त हुआ है। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। इसीलिए कि कपास का ज्ञान सूती कपड़े में था, तो इसका मतलब था कपास का ज्ञान इन लोगों को था। और यहाँ से ये तीसरी चीज आप लोग देखिएगा कि यहाँ पर एक 10 इंच कांसे की मूर्ति मिली है, कांसे की मूर्ति। ये कौन सी प्रजाति की थी? तो प्रोटोस्टोलाइट प्रजाति, प्रोटोस्टोलाइट। ये भी पूछा जाता है कि मोहनजोदड़ो में मिलने वाली जो नर्तकी की मूर्ति, कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली है, ये किस प्रजाति की नर्तकी की मूर्ति थी? तो ये प्रोटोस्टोलाइट प्रजाति की थी। अब यहाँ पर ये एक पूर्वी नगर, इसमें भी जैसा था पूर्वी टीला, पश्चिमी टीला, ये सारे स्थलों में इसी प्रकार की संरचना हम लोगों को देखने को मिलेगी। और ये पूर्वी टीला यहाँ पर भी परकोटे से घिरा हुआ था। तो इस पूर्वी टीला में इसमें नगर देख लेते हैं, जैसे कि इस किनारे घर या आवास बने रहते थे जहाँ पर प्रशासन या पुरोहित वर्ग रहता था। यहाँ पर पुरोहितों के आवास, ये सब घर बने होते थे। और ये सभा भवन था दोस्तों, सभा भवन। और यहाँ पर इनके बच्चों के लिए विद्यालय की व्यवस्था थी। और ये अन्नागार, इस पूछा जाता है अन्नागार, अभी पिछली बार में हम लोगों ने देखा था हड़प्पा में 12 कक्षों वाला अन्नागार, और यहाँ पर अन्नागार। ये दिखाता है कि यहाँ पर अन्नागार था, यानी कि जो खाद्य संग्राहक जो खाना होता था वह अतिरेक अवस्था में अतिशेष उत्पादन उसका अनाज का होता था, इसीलिए अन्नागार की यहाँ पर बनाए गए थे उसको स्टोर करने के लिए। और ये स्नानागार है, ये इसको वृहत स्नानागार, वृहत स्नानागार ये बना होता था। कहा जाता है कि किसी उत्सव या पूजा जब होती होगी तो इस पर सार्वजनिक स्नान के लिए ये बनाया गया होगा। इसको जॉन मार्शल के द्वारा तत्कालीन विश्व का आश्चर्य कहा गया है, तत्कालीन विश्व का आश्चर्य कहा गया है किसको? स्नानागार को। और ये जो पश्चिमी टीला जैसे देख लेते हैं तो यहाँ पर सड़कें जो होती ये 10 फीट होती थी, 10 फीट चौड़ी होती थी। इनको कहा जाता था राजपथ,
राजपथ कहा जाता था। कितने फीट चौड़ी होती थी? 10 फीट चौड़ी होती थी। तो ये आप लोग एक बार इसका ये दोस्तों हटाइए, ये मुर्दों का नगर नहीं होगा यहाँ पर, मुर्दों का नगर ये लोथल को बोला जाएगा। आगे चलकर हम लोग देखेंगे लोथल को बोला जाएगा और उसको लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है, इसीलिए यहाँ पर कन्फ्यूजन हो गई थी। और दूसरी चीज़, एक चीज़ और देख लेते हैं हम लोगों को, ये एक वैज्ञानिक महोदय हैं, इतिहासकार महोदय, उनका स्टुअर्ट पिगट, यहाँ पर देख लेते हैं, स्टुअर्ट पिगट, उन्होंने इसको मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को जुड़वा राजधानी कहा है, जुड़वा राजधानी कहा है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को जुड़वा राजधानी कहा है, किसने? स्टुअर्ट पिगट ने। अब हम लोग इसको रफ करते हैं और आगे देखते हैं। स्क्रीनशॉट लेना हो जिसको ले लीजिएगा। तीन चार बातें इसी तरह हम लोग देखेंगे। हड़प्पा हो गया हमारा लोगों का, मोहनजोदड़ो हो गया। अब आगे हम लोग लोथल देखते हैं। तो दोस्तों हम लोगों ने हड़प्पा पढ़ लिया, मोहनजोदड़ो, आशा करता हूँ आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका। अब हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे लोथल। अगला स्थल लोथल। अभी हम लोगों ने देखा था ये स्थित कहाँ है, आप लोग बताइए जरा। ये खंभात की खाड़ी में स्थित है। खंभात की खाड़ी कहाँ पड़ेगी? गुजरात में। तो लोथल गुजरात में, खंभात की खाड़ी, याद आ रहा होगा आप लोगों को, खंभात की खाड़ी। खंभात की खाड़ी नदी कौन सी थी? भोगवा नदी के तट पर, भोगवा नदी के तट पर स्थित थी। किसने खोज की थी? एसआर राव। एसआर राव ने 1954 में इसकी खोज की थी। सेम उसी तरह इसमें भी पूर्वी टीला और पश्चिमी टीला था। यहाँ पर पश्चिमी टीला और यहाँ पर पूर्वी टीला। देखते हैं इसमें क्या क्या मिलता है हम लोगों को। पूर्वी टीला, और इसमें मजे की बात ये थी, जो देखने वाली बात है, याद करने वाली हमारे लोगों के लिए, कि ये लोथल की ये दोनों जो होते, पश्चिमी और पूर्वी टीला, ये दोनों टीले एक ही रक्षा प्राचीर के द्वारा बने हुए थे, एक ही रक्षा प्राचीर से ढके हुए थे। पूरी सिंधु घाटी सभ्यता में एकमात्र 2 स्थल ऐसे हैं जो एक ही वो घिरे हुए हैं परकोटे से। एक हो गया आपका लोथल और दूसरा हो गया सुरकोटड़ा। ध्यान रखिएगा आप लोग, ये दोनों स्थल ही हैं जो एक साथ एक ही टीले से घिरे हुए हैं, पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला। एसआर राव के द्वारा गुजरात में खंभात की खाड़ी में भोगवा नदी पर इसकी खोज की गई थी। और इसमें एसआर राव ने 1954 में पूर्वी टीला में हम लोग अगर देखें तो इसको लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो कहा जाता है। कहाँ लिखिए दोस्तों हम लोग, यहीं पर देख लीजिए आप, लघु हड़प्पा एवं लघु मोहनजोदड़ो, लघु मोहनजोदड़ो कहा जाता है। अब यहाँ पर कुछ मिलता है पूर्वी टीले में। पूर्वी टीले में कुछ स्थल ऐसे चीज़ें मिलती हैं जो हम लोग देखेंगे कुछ चीज़ों को। और जो यहाँ पर देखा जाता है कि सबसे इम्पॉर्टेंट जो पूछा जाएगा कि लोथल से ही हमको क्या मिला है? गुड़ज का हाथी दांत का पैमाना। हाथी दांत का पैमाना हम लोगों को कहाँ मिला हुआ है? लोथल से मिला हुआ है। हाथी दांत का पैमाना लोथल से मिला हुआ है। और चीज़ें हम लोग देखेंगे क्या होगा। तो ये एसआर राव के द्वारा हाथी दांत का पैमाना लोथल में, ये याद रखना। और जो दूसरी इसकी सबसे महत्वपूर्ण बात थी वह है यहाँ पर गोदीबाड़ा या फिर कहे डाक यार्ड या कहे बंदरगाह। 100% होता है, यही अक्सर पूछा जाता है। इस पर स्टार लगा लीजिए आप लोग। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल था जहाँ पर गोदीबाड़ा, डाक यार्ड या बंदरगाह पाया जाता है? तो वह लोथल था। और पूर्वी टीले से हम लोग देख लेते हैं तो बारासिंघा के साक्ष्य मिले हैं, रंगाई कुंड के साक्ष्य मिले हैं, आटा पीसने की चक्की
और जो मम्मी का मॉडल मिला है यहाँ पर दिखाता है हम लोगों को ये कि मिस्र के साथ इसके व्यापारिक संबंधों को दिखाता है, क्योंकि मम्मी जो है यह मिस्र में बनाई जाती है, मिस्र की कला थी, तो मिस्र के साथ व्यापारिक संबंध बस इसी तरह अनुमान लगाया जाता है। दोस्तों जैसा कि हम लोगों ने शुरुआत में देखा था कि किस तरह हमारे इतिहासकार अनुमान लगाते हैं, तो मम्मी का मॉडल यहाँ पर मिला था, जिसके कारण उन लोगों ने अनुमान लगाया कि मिस्र के साथ इनके व्यापारिक संबंध होते थे, इसीलिए। और मिस्र जो मम्मी होती थी या मिस्र का आप लोग जानते होंगे। और ये धान, चावल एवं बाजरे के साक्ष्य, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अग्निकुंड के साक्ष्य, तो लोथल के विषय में कौन कौन सा एक टॉपिक हो गया, बारासिंघा, रंगाई कुंड, आटना पीसने की चक्की और मम्मी का मॉडल। और अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं, धान, चावल एवं बाजरे के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो इतनी चीज आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। इसको रफ करते हैं और आगे देखते हैं। धौलावीरा अगला देखते हैं। हड़प्पा देख चुके हैं, मोहनजोदड़ो देख चुके हैं, लोथल, धौलावीरा बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो बन रही, इसी कारण हम लोग थोड़ा जल्दी से करेंगे इस तरह। तो धौलावीरा कच्छ की खाड़ी में स्थित थी। जिला कौन सा, भचाऊ था। और पूछने वाली दो चीज़ें हो सकती है, एक चीज़ होता है तो कि ये खादिर द्वीप पड़ता है खादिर द्वीप के उत्तर में, खादिर द्वीप के उत्तर में ये पड़ता है। जगपति जोशी के द्वारा इसकी खोज की गई थी और उसका उत्खनन कार्य 1990 में प्रारंभ किया गया था, उत्खनन कार्य। और 1967-68 में इसकी खोज जगपति जोशी के द्वारा की गई थी। उत्खनन का कार्य 1990 में शुरू हुआ था। और ये आयताकार नगर है, आयताकार नगर है। 3 भागों में विभक्त है। 3 भागों का मतलब अभी तक हम लोगों ने देखा था कि ये पश्चिमी टीला होता था, ठीक, और ये पूर्वी टीला होता था। अब इसके बीच एक पाया गया है मध्यमा भी पाया गया है। प्रश्न यहां से भी बन सकता है कि पूर्वी टीले और पश्चिमी टीले के बीच मध्यमा कहां से प्राप्त हुआ है, पश्चिमी, ये मध्यमा और ये पूर्वी टीला। तो पश्चिमी और पूर्वी टीले के बीच मध्यमा प्राप्त हुआ है हमारा धौलावीरा से। और पश्चिमी पूर्वी टीले में हम लोग देख लेते हैं, यहां पर पाई गई है, इधर लिखते हैं हम लोग इसकी विशेषताओं में कि 10 अक्षरों की नेम प्लेट, पाई गई है घरों के बाहर धौलावीरा में। और यहाँ पर 16 बड़े तालाब, यहाँ पर देख लीजिएगा, ये क्या शैलकृत्य, वही बताते हैं आप लोगों को। शैलकृत्य जल संरक्षण का, जल संरक्षण यानी कि तालाब वगैरह बने हुए थे। तो 16 तालाब, इसको बोला जाएगा शैलकृत्य रिजर्वायर। 16 तालाब और 2 बड़ी नहरें कहाँ से मिली, धौलावीरा से। तो इतनी बातें हमारे हिसाब से आप लोगों के लिए ठीक होंगी धौलावीरा को लेकर, कि धौलावीरा, शैलकृत्य रिजर्वायर और 16 तालाब, 2 बड़े नहरी, कच्छ की खाड़ी भचाऊ जिला में खादिर द्वीप के उत्तर में स्थित था। जगपति जोशी द्वारा 1967-68 में इसकी खोज की गई थी और 3 भागों में विभक्त था। आयताकार नगर की संरचना थी और 10 अक्षरों की नेम प्लेट पाई गई थी। पश्चिमी और मध्यमा और पूर्वी 3 भागों में यह बटा हुआ था। और अगर इसमें बारे में देख लिया जाए तो ठीक है, इतना ही देखते हैं। आगे फिर प्रश्नों के माध्यम से देखेंगे, कोई खास इसमें और बाकी चीजें नहीं है इंपॉर्टेंट। तो अगले पर चलते हैं। तो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, धौलावीरा के बाद हम लोग अब आते हैं चहूदड़ों पर ये समय इससे कम लगेगा, वीडियो की लेंथ शॉर्ट होगी, इसीलिए ये हम लोग लिख दे रहे हैं। तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में चहूदड़ो पहले ही देख चुके हैं हम, इसकी लोकेशन कौन सी थी। 1931 में एनजी मजूमदार ने इस पर कार्य किया था, 1931 में, और 1955 में अर्नेस्ट मैके द्वारा इस पर आगे कार्य किया गया, इनके काम को आगे बढ़ाया गया था। झूकर झाकर संस्कृति कहा गया है इसको, यानी कि हड़प्पा के बाद की संस्कृति,
संस्कृति, हड़प्पा के बाद की संस्कृति। और 4 पहियों वाली गाड़ी के साक्ष्य मिले हैं, सौंदर्य प्रसाधन के साधन मिले हैं। सौंदर्य प्रसाधन के साधन का मतलब आप लोग समझिएगा कि यहाँ पर जैसे कंघा हो गया और इत्र वगैरह हो गए, ये कहाँ से, सौंदर्य प्रसाधन के साधन। और वक्राकार ईंटें, एक चीज आप लोग देख लीजिएगा, वक्राकार ईंटों का प्रयोग कहाँ हुआ है, वक्राकार ईंटें, इनका प्रयोग हुआ है चहुंदरों में। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट एक ले लीजिए। और ये आज चीज देख लीजिए, हाथी दांत का पैमाना, ये पहले भी बता चुके हैं हम लोग, फिर आप लोग ऊपर लिख लिया हाथी दांत का पैमाना, हाथी दांत का पैमाना। तो चलिए देखते हैं अब कौन सा रह गया है हमारा लोगों का, बनावली और कालीबंगा। कालीबंगा का हम लोग यहीं पर देख लेते हैं, इसमें ज़्यादा कुछ कालीबंगा में नहीं दिया हुआ है। तो कालीबंगा जो था ये 1957 में, 1957 में अमलानंद घोष के द्वारा इसकी खोज की गई थी। कालीबंगा की 1957 में अमलानंद घोष द्वारा इसकी खोज की गई थी। और इस पर काम 1960 में बीके थापर के द्वारा भी किया गया था। बीके थापर के द्वारा भी इस साइट में कार्य किया गया था। ये कूट में कभी आ सकते हैं कि कौन सा इतिहासकार था, किस पर काम किन्होंने किया था। तो ये बीके थापर और अमलानंद घोष, इन्होंने कालीबंगा पर की साइट्स पर काम किया था। और ये इसका शाब्दिक अर्थ ये सभी लोगों को मालूम होगा कि काले रंग की चूड़ियाँ, काले रंग की चूड़ियाँ, काले रंग की चूड़ियाँ, ये इसका शाब्दिक अर्थ होता है। और इसमें कुछ जानने वाली बातें होंगी। तो यहाँ पर इसके नगर में, पश्चिमी नगर में हम लोग देखते हैं कि इसके पूर्वी नगर में देख लेते हैं, संरचना बनाते हैं। पूर्वी नगर में यहाँ पर क्या था कि एक खोपड़ी मिली है। आप लोग बस ऐसे समझिए कि खोपड़ी मिली है, उस पर ये हम लोग ऐसे बनाते थे ना पहले, तो ये छेद थे, इस पर एक खोपड़ी मिली थी जिस पर छेद थे। तो यहाँ पर एक अंदाजा लगाया, वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया कि ये शल्य क्रिया के साक्ष्य हैं। तो अगर पूछे आप लोगों से कि शल्य क्रिया के साक्ष्य कहाँ मिले हैं, शल्य क्रिया के साक्ष्य, तो शल्य क्रिया के साक्ष्य आप लोगों को मिले हैं कालीबंगा से। कालीबंगा 1957 में अमलानंद घोष और 1960 में बीके थापर के द्वारा, और कहाँ पर, राजस्थान पर हम लोगों के द्वारा पहले बताया जा चुका है। ये याद रखना आप लोग, राजस्थान में इसकी खोज, उत्खनन इसका हुआ था। और कालीबंगा में एक और ही पूर्वी टीले में देख लेते हैं। तो यहाँ पर जुता हुआ खेत प्राप्त होता है, जिसमें सरसों और चने के साक्ष्य हम लोगों को मिलते हैं। सरसों के साक्ष्य, कौन सा, सरसों। तो ये देख लिया हम लोगों ने कालीबंगा में शल्य क्रिया के साक्ष्य, जुता हुआ खेत प्राप्त हुआ है। और इसमें जो ये हैं दोनों टीले जो हैं, एक ये जैसे पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला, तो ये अलग अलग, पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला अलग अलग रक्षा प्राचीरों के द्वारा ढके हुए हैं। ये चीज कालीबंगा, 4 चीजें आप लोग इसमें देखिए। कालीबंगा राजस्थान में है, काले रंग की चूड़ियाँ, इसका शाब्दिक अर्थ होता है 1957 में अमलानंद घोष और 1960 में बीके थापर द्वारा इसकी खोज की गई थी या इस पर उत्खनन कार्य किया गया था। पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला अलग अलग रक्षा प्राचीरों के द्वारा घिरे हुए हैं। और यहाँ पर एक खोपड़ी प्राप्त हुई है जिसके स्तर पर कुछ छेद हैं, जिसके बारे में अनुमान लगाया गया कि यहाँ पर शल्य क्रिया के साक्ष्य मिलते हैं। और जुता हुआ खेत जिसमें से सरसों प्राप्त हुए हैं। तो ये चीजें, और एक और चीज दोस्तों है कि ये ऊंट की हड्डियां। अच्छा, इसी तरह हड़प्पा में आप लोग लिख लीजिएगा, कछुए की हड्डियां प्राप्त हुई हैं।
तो ये हम लोग देखेंगे कौन सी ये प्रश्नों में हल करेंगे। तो वहां पर दोस्तों इस तरह की चीजें, कछुए की हड्डियां मिली हैं, घोड़े के कंकाल मिले हैं, दांत कहाँ से मिला है, तो इस तरह की चीजें प्रश्नों के माध्यम से यहाँ पर भी बताएंगे जितना संभव हो सकेगा। बाकी प्रश्नों में भी बहुत अच्छे तरीके से ये चीजें याद हो जाएंगी। यहाँ पर कई सारे फैक्ट हैं तो छोटे छोटे फैक्ट छूट सकते हैं, इसीलिए ज्यादा फैक्ट यहाँ पर ना करते हुए हम लोग देखते हैं इंपॉर्टेंट जो होगा महत्वपूर्ण, और उसके बाद प्रश्न उत्तरी तो हम लोग करेंगे ही। तो इसको रफ करते हैं और उसके बाद फिर हम लोग एक जो बचा है हमारा लोगों का, ये कौन सा बचा हुआ है, बनावली, ये हरियाणा का स्थल है, इसको देखते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे बनावली। पिछला हम लोग देख चुके हैं बनावली, ये 7वां स्थल है और आखिरी स्थल है। इसमें क्या 3 बातें इसमें पढ़नी है आप लोगों को कि यह हरियाणा के हिसार जिले में स्थित था। कहाँ है, बनावली हरियाणा। पहले हम लोग लोकेशन इसकी देख चुके हैं। आर.एस. बिष्ट द्वारा 1975-73 में इसकी खोज की गई थी, आर.एस. बिष्ट द्वारा। ये विद्वान आप लोग याद रखना है इनका नाम। और जौ के साक्ष्य मिले हैं और मिट्टी से बने हल की आकृति, बस ये 2 चीजें आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हैं। मिट्टी से बनी हल की आकृति कहाँ प्राप्त हुई है, तो ये बनावली में प्राप्त हुई। अब कुछ अन्य देख लेते हैं, जो 3, 4, 5 कुछ स्थल जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो पाकिस्तान के जो हम लोग 3 स्थल देख लेते हैं, जैसे पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान, ये स्थल हमने पढ़े थे। तो इसमें गनेरी वाला जो है ये हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है, सबसे बड़ा स्थल है, बड़ा स्थल। अगर क्षेत्रफल के अनुसार देखा जाए तो हम लोग पहले देखेंगे ये गनेरी वाला है, ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है। इसके बाद आएगा मोहनजोदड़ो, दोनों तरफ से मिलाकर मोहनजोदड़ो, जो भारत में और पाकिस्तान में। गनेरी वाला, मोहनजोदड़ो। अब आती है यहाँ पर राखीगढ़ी, ये पूरी तरह से भारत में है, राखीगढ़ी और धौलावीरा। अब आप लोग क्षेत्रफल की दृष्टि से ये चीजें लिख लीजिएगा, इसी फॉर्मेट में शायद प्रश्न पूछ ले। गनेरी वाला, मोहनजोदड़ो, राखीगढ़ी और धौलावीरा। और अली मुराद क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। यानी कि सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र ग्रामीण स्थल है, नगरीय सभ्यता थी पूरी की पूरी। तो ये अली मुराद जो है ये एकमात्र ग्रामीण स्थल है। और नौसारों से सिंदूर के साक्ष्य मिले हैं, और यहाँ पर आते हैं हम लोग पंजाब में। तो ये रोपड़, अभी पढ़ा था हम लोगों ने, रोपड़, दधेरी, संगोल। तो रोपड़ में हम लोगों को क्या, मालिक के साथ कुत्ते दफनाने का साक्ष्य मिला है। मालिक के साथ उसकी समाधि के पास उसका जानवर, ये कुत्ते दफनाने का साक्ष्य यहाँ पर मिला हुआ है। और संगोल से क्या है, वृत्ताकार अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं। बस इतनी सी बातें बहुत ठीक है। सुरकोतड़ा, घोड़े का कंकाल पूछे या कहे अस्थि पंजर, घोड़े का कंकाल एवं अस्थि पंजर। यहाँ पर दुर्ग और नगर एक ही 4 दीवारी से घिरे हुए हैं, एक ही परकोटे से, जैसा कि लोथल और सुरकोतड़ा के वक्त हमने बताया था जब लोथल पढ़ रहे थे कि लोथल और सुरकोतड़ा, यहाँ पर जो दुर्ग या नगर यानी कि पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला एक ही रक्षा प्राचीर के द्वारा घिरे हुए हैं। और राखीगढ़ी भारत में हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल था, ये चीज हम लोग यहाँ पर देख चुके हैं। तो इतनी सारी चीजों के साथ हमारा लोगों का ये जो प्रमुख चीजें समाप्त होती हैं। और हम लोग अगले वीडियो की लंबाई बहुत ज़्यादा लेंथ हो रही, इसीलिए बाकी आगे हम लोग अगले नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। हमारा नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक क्या हो गया कि नगर नियोजन, इनकी देख लेंगे, नगर नियोजन, और उसमें सामाजिक पक्ष और आर्थिक में वही कि इनका व्यापार किन किन देशों के साथ होता था। देश क्या, यही कुछ नगर होंगे, नगर टू नगर में होता था, किसके द्वारा होता था, जल के द्वारा होता था, कौन कौन सी वस्तुएं थे जिनका व्यापार होता था या बाहर से इनके यहाँ पाई गई। आर्थिक व्यवस्था में देख लेंगे कि इनकी माप की इकाई क्या थी, इनके वस्तु विनिमय जो सिस्टम था, बाटा सिस्टम, उसके बारे में जानकारी हम लोग देखेंगे। और लास्ट में 2-3 विद्वानों द्वारा जो पतन के कारण बताए गए हैं
वो पतन हम लोग देख लेंगे। और कल हमारा लोगों का यह सिंधु घाटी सभ्यता तैयार हो जाएगा। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाने के कोई चांस ही नहीं कि इसके बाहर चले जाएं। तो ये अभी 4 इसके सब टॉपिक रह गए हैं, नगर नियोजन, सामाजिक, आर्थिक और पतन। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग अवश्य बताना, लाइक या डिसलाइक करना मन हो ना करना, लेकिन आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा ये आप लोगों को कैसा लगा, और अपने सुझाव भी दीजिएगा, क्योंकि ये हमारा इस प्रकार का पहला वीडियो है। पहले भी हम लोग कई बार प्रश्नोत्तरी पहले काफ़ी बार किए हैं, तो प्रश्नोत्तरी भी हमारी चालू रहेगी, लेकिन ये पहले ये सारा कुछ पढ़ लेते हैं। प्रश्नोत्तरी में क्या होता है, कई बार कई तरह के प्रश्न आ जाते हैं जिनको हल करने के लिए हम लोगों को थ्योरी मालूम होनी चाहिए। तो बस चलते हैं।